किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम। थैंक यू संध्या जी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। एक बार बता दीजिए मेरी आवाज सही से आ रही है और आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। दिख रही है मैम। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इवैल्यूएशन सिस्टम। तो आप लोगों में से कोई बताएगा कि आप लोग क्या समझते हो इवैल्यूएशन से? कोई भी बता दीजिए माइक अनम्यूट करके। मूल्यांकन। हाँ जी, ये तो इसका अर्थ हो गया मूल्यांकन हिंदी में। हाँ जी, ये तो इसका हिंदी का अर्थ हो गया। थोड़ा बहुत बताएंगे इसके बारे में जितना पता है। पढ़ाने के बाद में टेस्ट लेते हैं तो वो सब आता है इसके अंदर। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इवैल्यूएशन यानी हिंदी में जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये होता क्या क्या है, फिर इसके टाइप्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है? इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग information to determine the extent to which instructional objectives are being achieved। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए कि किस हद तक निर्देशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है, जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। मतलब कि जो ये पूरी प्रक्रिया होती है हमारी मूल्यांकन की, या जिसे हम इंग्लिश में इवैल्यूएशन कहते हैं, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मतलब इसमें जो कुछ भी होता है एक सिस्टम से होता है, कि ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी कहीं से भी बीच से भी हमने इवैल्यूएशन कर दी, नहीं। हर चीज का इसमें एक सिस्टम होता है। ठीक है, होता क्या है ये, हम जो हमारे जो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं पढ़ाई से पहले। जैसे हम मान लो कोई टीचिंग एप्टीट्यूड का उदाहरण ले लेते हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमें इसमें ये पढ़ना है, हमें इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ने हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ना है, टीचर के बारे में पढ़ना है, लर्नर्स के बारे में पढ़ना है, इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है, तो इवैल्यूएशन हम इसलिए करते हैं कि हमें पता चले कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो पूरे हुए हैं कि नहीं। ठीक है, ये मेन रीजन होता है इवैल्यूएशन करने का। और इससे हमें
इंफॉर्मेशन भी मिलती है बच्चों के बारे में, जानकारी मिलती है कि उनको कितना समझ आया है, उसके बारे में हम अच्छे से फिर विश्लेषण करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, और उस चीज़ के लिए हम उनको फीडबैक भी देते हैं कि देखो ये आपका इवैल्यूएशन हो गया, आप में जो जो कमियां हैं और जो जो आपने अच्छा किया है उस सब का इसमें फीडबैक हो गया होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवैल्यूएशन। ठीक है, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू मेक अ जजमेंट अबाउट द क्वालिटी और वर्थ ऑफ समथिंग। मतलब मूल्यांकन का उद्देश्य किसी चीज की गुणवत्ता या मूल्य के बारे में निर्णय लेना है। देखो, अगर जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कंप्लीट कर लिया है इसका सिलेबस पढ़ के, तो अभी मुझे आप लोगों का इवैल्यूएशन करना है, तो हम उसका टेस्ट रखेंगे एक। ठीक है, तो उस टेस्ट से मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग के जो मतलब लेवल है वो कितना है, आपको कितने हद तक टीचिंग एप्टीट्यूड समझ आया है, बहुत कम समझ आया है, ठीक ठीक समझ आया है, या बहुत अच्छे से समझ आया है, और आपकी गुणवत्ता के बारे में भी मुझे इससे जानकारी मिलेगी। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट? ये हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मैम अभी देख सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैम ये मेरा ना शायद पता नहीं, मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। ये वो मूव्स और वो जो 3 वो चल रहे थे उसके बाद का है क्या ये? फिर से बोलिए। मैंने शायद लास्ट टाइम ना वो मूव्स और वो आईसीटी जो बेस सपोर्ट सिस्टम वो पढ़ा था, उसके बाद का है क्या ये? हाँ जी, उसके बाद का है। मूक के बाद हमने टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी वाला पढ़ा था, ये उसके बाद वाला है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन के हमारे उद्देश्य क्या होते हैं कि जिस वजह से हमें मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, फिर होता है सबसे पहले है इसमें टू डायग्नोज द वीकनेस और लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब कि कमजोरी या सीखने की कठिनाइयों का निदान करने के लिए। अगर हमें किसी का इवैल्यूएशन करना है या हमने किसी का इवैल्यूएशन किया है, तो हमें उनकी कमजोरियों के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो तो हमें पता चलेगी ही कि जिस चीज में बच्चे अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस चीज में वो सॉरी कमजोर है उस चीज के बारे में भी हमें पता चलेगा, और इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी कि उनको क्या क्या कठिनाइयां आ रही है सीखने में। ठीक है, तो ये इसका हो गया पहला उद्देश्य। अगला है टू टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना कि विद्यार्थियों ने कितना कितना सीख लिया है जो भी हमने उनको सिखाया था। ठीक है, टू फैमिलराइज द टीचर विद द नेचर ऑफ पीपल लर्निंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, मतलब शिक्षक को विकास और प्रगति सीखने वालों लोगों की प्रकृति से परिचित कराना कि क्योंकि जो एक पूरी क्लास होती है उसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, तो टीचर को इवैल्यूएशन से ही पता चलेगा कि बच्चों का नेचर किस किस प्रकार का है। ठीक है, इस चीज के बारे में वो जानेंगे, और साथ ही साथ उनको पता चलेगा कि उन्होंने कितना सीखा है, उनको पहले कितना पता था, और उनको पढ़ाने के बाद और उनका इवैल्यूएशन करने के बाद उनको उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, ये हो गया इसका अगला उद्देश्य। फिर देखते हैं टू मेजर द एफिकेसी ऑफ टीचर्स, मतलब शिक्षकों की दक्षता को मापने के लिए। क्योंकि अगर हम कोई टीचर है, मान लो वो हिंदी के टीचर हैं कोई, ठीक है, तो हमने हिंदी का एग्जाम लिया, बच्चों ने एग्जाम दिया, तो बच्चों के रिजल्ट से हमें कहीं ना कहीं ये भी पता चलेगा कि हमारा टीचर मतलब कितनी दक्षता है उनमें उनमें अपने जो उन्होंने पढ़ाया है, अगर उन्होंने हिंदी पढ़ाई है तो उन्होंने कितनी अच्छे से पढ़ाई है या कैसे पढ़ाई है, हमें टीचर्स का पता भी चलता है इवैल्यूएशन से। ठीक है, टू मेजर द फिटनेस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रमोशन एंड एडमिशन टू हायर कोर्सेज, मतलब पदोन्नति और उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों की फिटनेस को मापना कि हमें अगर बच्चों को अगले क्लास में भेजना है तो हम उनको ऐसे ही तो नहीं भेज देंगे, मान लो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जो भी उनका था सब कंप्लीट हो गया है कि ठीक है हमने कंप्लीट करवा दिया अब इनको अगली क्लास में भेजते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। उनका हम पहले इवैल्यूएशन करेंगे, तो उससे हम ये निर्धारित करेंगे कि ये आगे वाली क्लास में भेजने के लिए मतलब पास हुए हैं या फेल हो गए हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन के आधार पे हम इन सब चीजों के बारे में
पता करते हैं। ठीक, अगला है टू हेल्प इज मैम सिलेक्शन मैम इन जॉब्स। मैम हाँ जैसे ये जी, वाला जो बताया आप अभी जो जस्ट बताया फिटनेस मापना, मतलब इसको इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बोल सकते हैं ना, जैसे एडमिशन से पहले जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ जाता है डिपार्टमेंट कॉलेज में। हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। वो भी एक टाइप का इवैल्यूएशन होता है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, कुछ पहले, कुछ बाद में, कुछ बीच में, ये आ जाएगा उसमें भी। यस मैम। हाँ जी, अगला है नौकरियों में चयन में मदद के लिए, कि कहीं ना कहीं अगर हमें कोई नौकरी पाने के लिए हम कुछ एग्जाम्स देते हैं, फिर उसका इंटरव्यू होता है, मतलब ये सारी चीजें भी इवैल्यूएशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने पढ़े इसके उद्देश्य। इस वाली स्लाइड में किसी को कोई डाउट? मैम नो मैम। ये एवोल्यूशन की जो बात करें, इसमें जो एफिशिएंसी ऑफ टीचर, तो इसमें एवोल्यूशन किसकी, लर्नर की या टीचर की बात करें? ये टीचर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि देखो बच्चों का अगर रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है ना कि टीचर ने उनको कितना पढ़ाया है, ये कितना कम पढ़ाया है, कितना अच्छे से पढ़ाया है, कैसे नहीं आ भी रही है पढ़ाया है। आपकी? सभी, किसी को नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज? आ रही क्लियर हो हाँ रही जी है। मैम। मैम। अच्छा ठीक है, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए एक बार। देखो इसमें ऐसा ही होगा कि अगर कोई रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं हम टीचर को भी देखते हैं ना, कि कौन से वाले टीचर का कितना रिजल्ट आया है, कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। तो ये टीचर्स के लिए ही कहा गया है इसमें। ठीक है, ओके। हाँ जी। अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव इवैल्यूएशन सिस्टम, मतलब एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली के लक्षण कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द इवैल्यूएशन system should be designed to access all the aspects of child's development and should evaluate a child's performance in detail। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। मूल्यांकन प्रणाली को बच्चे के विकास के सभी पहलुओं तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए और बच्चे के प्रदर्शन का विस्तार से मूल्यांकन करना चाहिए। हाँ, कि देखो कहीं ना कहीं हम, जो हमारी टीचिंग होती है वो इसीलिए होती है कि हम बच्चों की, कह सकते हैं कि ओवरऑल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो हमें इवैल्यूएशन भी इस तरीके से, हमारी इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि जिससे उनके हर पहलू का पता चल सके कि उनका सर्वांगीण विकास हुआ है कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमें उसको डिजाइन किया जाना चाहिए, जो हमारा इवैल्यूएशन का तरीका होगा। ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और हमें इसमें ये भी देखना होता है कि हम ऊपर ऊपर से ही बच्चे का मूल्यांकन ना करें, कहीं ना कहीं हमें विस्तार से उनका मूल्यांकन करना है, ताकि उनकी हर चीज के बारे में या हर क्वालिटी के बारे में हमें पता चले। जो भी उनकी स्ट्रेंथ है या जो भी उनकी वीकनेसेस है, सब चीजों के बारे में हमें पता चल जाए। मतलब उसका डिजाइन हमें इस तरह से उसको तैयार करना है। ठीक है, अगला है कॉन्टिन्यूअस यानी सतत। As learning is a continuous process, so is its evaluation. Evaluation is a continuous process and is implemented till the time a pupil is formally engaged in the learning process। मतलब क्या है इसका हिंदी में देखते हैं एक बार। कि जैसे सीखना एक सतत प्रक्रिया, कि हम सबको पता है कि हम मतलब हमेशा सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया या फिर पीएचडी भी कर लिया तो हमारा सीखना खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम पूरी कह सकते हैं कि पूरे जीवन भर सीखते रहते हैं। तो जैसे सीखना एक सतत प्रक्रिया है, वैसे ही इसका मूल्यांकन भी एक सतत प्रक्रिया है। मतलब कि जो इवेल्युएशन है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और इसे तब तक क्रियान्वित किया जाता है कि जब तक कोई छात्र औपचारिक रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो जाता। मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि हमें इवैल्यूएशन, पहला तो हो गया सीखना। ठीक, पहला सीखना हो गया कि उसको हमें सिखाना है। ठीक है, उसके बाद है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन भी हमें निरंतर करते रहना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ताकि हमें पता चल सके कि उसमें कितना सुधार हुआ है। ठीक है, ये वाली स्लाइड ओके है सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, अभी देखते हैं, ये इसके साथ ही है। ठीक,
सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का मतलब होता है व्यवस्थित, ठीक। एनी प्रोसेस टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नीड्स टू बी सिस्टमेटिक इन अप्रोच. In the case of an evaluation system, the methods applied and the process followed should be clearly defined. मतलब व्यवस्थित होना चाहिए जो भी हमारा इवेल्युएशन का तरीका होगा, वो ऐसा उसमें हौच पौच नहीं होना चाहिए या ऐसे कुछ उलझा हुआ जिससे हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चों को तो क्या ही पता चलेगा कि कैसे उनका इवेल्युएशन हो रहा है, ठीक है। कि किसी भी प्रक्रिया को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए उसका दृष्टिकोण व्यवस्थित होना आवश्यक है। मूल्यांकन प्रणाली के मामले में लागू की गई विधियां और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। कि देखो इसको ऐसे समझो कि अगर हमें बच्चों का एग्जाम लेना है, कह सकते हैं कि अगर मान लो हमें वाइवा लेना है बच्चों का, तो उसके लिए हमें एक पहले से ही सोचना पड़ेगा कि हमें किस किस तरह से अगर वाइवा लेना है तो सभी का वाइवा लेना है, उसका एक सिस्टम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधे बच्चों का हमने वाइवा ले लिया या आधे बच्चों का हमने रिटन एग्जाम ले लिया, तो नहीं। हर चीज के लिए हमें एक कह सकते हैं कि एक सिस्टम होगा, एक क्लास के लिए एक ही सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये आ गया इसमें कि ये सिस्टमेटिक होना चाहिए जो भी हमारा इवेल्युएशन सिस्टम होता है, ठीक है। फिर है प्रोवाइड्स फीडबैक, मतलब फीडबैक प्रदान करता है जो हमारा इवेल्युएशन होता है ना। द इवेल्युएशन सिस्टम शुड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद रेलेवेंट फीडबैक सो दैट दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, है ना। मूल्यांकन प्रणाली को छात्रों को प्रासंगिक फीडबैक प्रदान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि उन्हें सुधार की दिशा में निर्देशित किया जा सके। अब अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सर ने आपको दिया था फीडबैक फॉर्म भरने को दिया था टीचर्स का, जितनी भी हमारी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे और नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, ठीक है। पॉजिटिव से हमें क्या पता चला? हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चली कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है एक टीचर की, कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, ठीक। तो हमें जो नेगेटिव है उससे भी फायदा हुआ कि हमें काम किस किस चीज पे करना है अपना, कि जो आप लोगों ने कहा कि आप में ये नेगेटिव चीजें हैं, ये चीजें, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चला कि हमें आगे के लिए किस चीज में सुधार करना है। क्या पता हमें वो लग ही नहीं रहा होता कि ये हमारी कमियां हैं, ठीक है। तो वैसे ही छात्रों को भी एक फीडबैक मिलता है इवैल्यूएशन के जरिए, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें किस चीज में सुधार करना है, कौन सी उसकी कमी है। कमी के बारे में तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी जो विशेषताएं हैं, जिस चीज में वो अच्छा है, वो भी होता है। दोनों चीजें साथ साथ होती है, दोनों इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें दोनों चीजें एक साथ चलती है, ठीक है, ताकि बच्चों में सुधार हो सके, ठीक। अगला है इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब द inclusion of technology and software makes the evaluation system more accurate and valid, मतलब प्रौद्योगिकी का समावेश होना चाहिए इवैल्यूएशन सिस्टम में, है ना। प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का समावेश मूल्यांकन प्रणाली को अधिक सटीक और वैध बनाता है। जैसे इस चीज को ऐसे समझो कि अगर हमारा एग्जाम होता है, एक होता है कि कोई टीचर मैनुअली चेक कर रहे हैं और एक होता है हमें किसी सॉफ्टवेयर की मदद से पेपर को चेक करें, तो दोनों में ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें जो कह सकते हैं कि एरर की संभावना कम होती है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं होती, नहीं। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब उसमें एरर की कह सकते हैं कि गुंजाइश कम होती है सॉरी। और वहीं अगर कहीं ना कहीं कोई टीचर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हो सकती है कि कुछ कमी आ जाए, कि जिस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए जो हमारा मूल्यांकन होता है। तो हमें जो कह सकते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इसमें करना चाहिए इवैल्यूएशन सिस्टम में। ये वाले क्लियर है सभी को पॉइंट्स? आवाज आ जी रही है मैम। मेरी? लास्ट वाला एक सेकंड बताइए फिर से। देखो लास्ट वाले में क्या बता रहे हैं, प्रौद्योगिकी का समावेश, मतलब कि जितने भी कह सकते हैं कि पहला होता है कि अगर पुराने जमाने की हम बात करें तो उस टाइम पे ज्यादातर ऐसा होता था कि टीचर्स खुद ही चेक करते थे बच्चों के पेपर्स ना, ज्यादातर, ठीक है। तो अगर हम उस चीज को, अगर उसमें एरर आ रहा है, कहीं टीचर की कोई गलती रह रही है बीच में, क्योंकि इंसान है, गलतियां तो होगी उनसे भी कहीं ना कोई, मान लो कोई क्वेश्चन उनसे छूट गया चेक करने के लिए, तो उससे इफेक्ट पड़ेगा ना इवेल्युएशन पे। पर अगर हमें मान लो उस एरर को कम करना है, उस गलती को कम करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। हम किसी सॉफ्टवेयर के जरिए पेपर चेक कर सकते हैं,
इस अलग अलग चीजों के जरिए जरिए हमें पेपर चेक करने की, जिसकी वजह से हमारे जो गलती की संभावना कम हो जाए। तो ये है इसका मतलब। क्लियर हुआ आपको? जैसे कि इससे हम OMR शीट होता था जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे, है ना, और आजकल जस्ट ऑनलाइन होते हैं, वो भी उससे भी समझ सकते हैं। हाँ, ऐसे समझ सकते हो। OMR शीट वाला तो शायद ऑनलाइन चेक होता है जितना मुझे पता है। हाँ वो OMR, हाँ वो उसका ऑप्टिकल मार्कर रीडर ऐसा कुछ नाम भी है। हाँ जी, तो वो आ जाएगा इसमें कि वो मैम ये टेक्नोलॉजी का हम मैम ये अपने नेट के एग्जाम भी तो मैम फिर ऑनलाइन ही है ना मैम, ये भी होते हैं वो सॉफ्टवेयर से ही चेक। हाँ जी, तो ये सब इसमें आ जाएंगे कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इवेल्युएशन के लिए। क्लियर है अभी सभी को? ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम मतलब मूल्यांकन प्रणाली के तत्व, क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, पहला है ऑडियंस। ऑडियंस को आप स्टूडेंट समझ लेना इसमें, ठीक है, स्टूडेंट से समझ सकते हो। द ऑडियंस इज द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर गेटिंग इवेल्युएटेड, मतलब दर्शक उन व्यक्तियों का समूह है जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इससे आप स्टूडेंट समझ सकते हो कि कह सकते हैं कि एक मूल्यांकन प्रणाली के जो तत्व है सबसे महत्वपूर्ण तो स्टूडेंट्स है या लर्नर्स हम जिन्हें कह सकते हैं, क्योंकि जिसका हमें इवेल्युएशन करना है। तो ये हो गए हमारे ऑडियंस या जिसे हम स्टूडेंट समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है पर्पस। पर्पस इज द एजेंडा फॉर विच द इवेल्युएशन इज बीइंग कंडक्टेड, मतलब उद्देश्य। उद्देश्य वह एजेंडा है जिसके लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा पीछे के पर्पस क्या होता है, तो कोई बताएगा क्या पर्पस हो सकता है इवेल्युएशन का? एक गोल सेट करके रखते हैं, वो हमने अचीव किया कि नहीं, उससे एवोल्यूशन के थ्रू हमें पता चलता हाँ जी, बिल्कुल सही। तो हमारा पर्पस यही है कि जो हमने कोई भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो हमारे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लर्नर्स उतना सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं, वो सारा इसका पर्पस हो गया इवेल्युएशन का। ठीक है, ठीक है, अगला है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर द क्वेरीज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, मतलब प्रश्न वे हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। तो पहला तो हो गया, पहला होने चाहिए स्टूडेंट्स जिनका हमें इवेल्युएशन करना है। ठीक है, फिर है कि उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो हमें इवेल्युएशन के माध्यम से पता चलेगा। फिर है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हम बनाते हैं अपने, कह सकते हैं कि सिलेबस से जो हमने पढ़ाया है, हम उसके कुछ कुछ बीच बीच से क्वेश्चंस उठा लेंगे। इससे हमें बच्चों को ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा मान लो कुछ एक ही टॉपिक से सारे ही क्वेश्चन उठा लिए, नहीं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, सबसे हम क्वेश्चन उठाते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो सकता ना इससे कि अगर एक से उठा लिया, मान लो बच्चे ने वही पढ़ा है तो वो तो उसके तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम अलग अलग जगह से उठाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें उनका पता चलता है कि उन्होंने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चंस। फिर अगला है स्कोप। स्कोप इज द वाइड एरिया इन विच द इवेल्युएशन इज एप्लीकेबल और इज इम्प्लीमेंटेड, मतलब स्कोप का मतलब होता है दायरा। ठीक, दायरा वह विस्तृत क्षेत्र है जिसमें मूल्यांकन लागू होता है या लागू किया जाता है। अब आपको, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लो अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं। ठीक है, तो हम दायरे से ऐसे समझेंगे कि अगर जो 7th क्लास का जो एक टॉपिक है या कह सकते हैं कि जो यूनिट है, तो वो उन्हीं के लिए ही होगा, हम उन्हीं से ही उसका इवेल्युएशन करेंगे। अब 7th क्लास का हम 6th वालों को नहीं देंगे। तो एक दायरा होता है कि कौन से दायरे में कौन से बच्चे आ रहे हैं, 9th वालों को उनके अकॉर्डिंग हम उनका इवेल्युएशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चंस होंगे। अलग अलग क्लासेस के अपने अपने करिकुलम के हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। तो ये उनका दायरा होगा कि उनका दायरा कितना है इवेल्युएशन का। ठीक है, फिर है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर ऑल द वेरिएबल्स दैट टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म द इवेल्युएशन सिस्टम, मतलब जिसे हम संसाधन कहते हैं, कि संसाधन वे सभी चर हैं जो मिलकर मूल्यांकन प्रणाली बनाते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है एलिमेंट्स में? मैम एक क्वेश्चन का मैम दोबारा बताना। हाँ जी, ठीक है। प्रश्न वे हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। हाँ जी।
देखो, अगर आप इवैल्यूएशन करोगे किसी की भी इवैल्यूएशन करोगे, तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही बोल देंगे कि जो आपको आता है वो आप बता दो, नहीं। हम जो उनका एक प्रॉपर एक कह सकते हैं कि मान लो एक बुक है कोई, मान लो भूगोल की किताब है, ठीक है? अगर हमें भूगोल का इवैल्यूएशन करना है उनको कि उनको भूगोल कितना समझ आया है, कितना नहीं समझ आया है, तो हम उनके जो भूगोल के चैप्टर्स होंगे उससे क्वेश्चन उठाएँगे। सभी से थोड़ा-थोड़ा ऐसे होता है ना, हमने एक रेशियो रखा होता है कि इस वाले चैप्टर से इतने, जैसे आप अपने से समझ लो कि जैसे हमारा नेट का सिलेबस है, तो हमारा जो जनरल पेपर है फर्स्ट, तो उसमें 10 यूनिट है। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले के 5 यूनिट से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं, सबसे आते हैं। 50 क्वेश्चंस उससे आते हैं फर्स्ट पेपर में, तो 5-5 आते हैं सभी से। मतलब ऐसा है कि जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं वो पूरे एक सिलेबस में से बनने चाहिए, ये है इसका मतलब। ठीक है? यस। हाँ जी। रिसोर्सेज में किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक बार बता दो। रिसोर्सेज में, जी। ठीक है, इसमें है, ठीक है, टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म द इवैल्यूएशन सिस्टम। हाँ जी, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे पहले हमने छोटे लेवल पे लिया, ठीक है? छोटे लेवल पे हमने आपका एक क्लास टेस्ट लिया, ठीक है? फिर हमने मंथली टेस्ट लिए आपके, ठीक है? उसके बाद 6 मंथ्स के बाद लिए, ठीक है? ये एक कह सकते हैं कि ये उनकी चर चले आ रही है, रिसोर्सेज है। पहले हमने छोटे लेवल पे लिए, फिर थोड़े बड़े लेवल पे लिए, फिर हमने पूरा इकट्ठा लिया। तो ये जो थोड़े छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं ना, उनके जो अलग-अलग पार्ट्स में हमने उनका इवैल्यूएशन किया है, वो आ जाएगा इसमें रिसोर्सेज में। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने कौन-सी टेक्नीक यूज़ की है, तो वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आ जाएँगी। अभी क्लियर हुआ? ओके मैम, ओके, हो गया। हाँ मैम जी, स्कोप ठीक का भी एक बार बता दीजिए प्लीज। ठीक है जी। स्कोप होता है कि वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें मूल्यांकन लागू होता है या लागू किया जाता है। हाँ, स्कोप में ऐसा होगा कि देखो, अगर मान लो हमारे पास आप लोग हो, जैसे आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हो योगा में, ठीक है? योग में नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो आपका दायरा इतना है कि जो भी आपका मूल्यांकन होगा वो योग के बेसिस पे ही होगा। जो-जो हमारे सिलेबस में दिया गया है योग के सिलेबस में, वो आपका एक दायरा हो गया कि आपका इवैल्यूएशन उसी के आधार पर होगा, उसी में से आपको क्वेश्चन्स आएँगे। अब आप योग के स्टूडेंट हो, तो आपको किसी मान लो फिज़िक्स, केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन्स तो नहीं आएँगे ना। तो हर हर जो कह सकते हैं कि हर बच्चे होते हैं या हर सीखने वाले होते हैं, उनका अपना एक दायरा होता है कि कौन से बच्चों को हमें कौन-सा इवैल्यूएशन देना है, या कह सकते हैं कि क्या उनका सब्जेक्ट है, किस हिसाब से हमको उन्हीं उन्हीं के सब्जेक्ट से उनको क्वेश्चन बना के देने हैं। ठीक है? ठीक है clear। हाँ जी। अभी देखते हैं प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, मतलब मूल्यांकन प्रणाली की प्रक्रिया, है ना? तो सबसे पहला है इसमें आइडेंटिफाइंग द जनरल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सामान्य उद्देश्यों की पहचान करना। सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं कि उद्देश्य क्या है हमारा इस चीज़ का, इवैल्यूएशन का, ठीक है? तो हम उसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट प्रक्रिया का। फिर है सिलेक्टिंग टॉपिक्स टू बी टॉट, यानी पढ़ाए जाने वाले विषयों का चयन करना। अब हमने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए कि ये पूरे होने चाहिए। तो अभी हम हमें आपको क्या पढ़ाना है, तो उसमें हमने अलग-अलग चीज़ें दे दी, टीचिंग एप्टीट्यूड दे दिया, रिसर्च दे दिया, कम्युनिकेशन दे दिया, बहुत सारी चीज़ें दे दी। तो वो आ गया आपका विषय कि आपको पढ़ना क्या-क्या है उसके लिए, ठीक? फिर है प्लानिंग सूटेबल लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी उपयुक्त शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाना कि आपको हमें किस तरह से पढ़ाना है। अभी तो हम एक ही माध्यम से पढ़ रहे हैं कि हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि बस आपको स्लाइड्स के ज़रिए हम पढ़ा सकते हैं, पीडीएफ के ज़रिए पढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो या फिर इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं या आप हम जैसे डिस्कशन से कितना सीखते हैं आपस में, आप लोग मुझसे पूछते हो, मैं आपसे पूछती हूँ, तो उससे कितना-कितना सीखने में आपको मिल रहा है, ठीक है? ये हो गया हमारा लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है कि किसके ज़रिए हमें सीखना है, वो सारी इसमें आ जाएँगी। फिर है इवैल्यूएशन, यानी उसके बाद सबसे लास्ट में होगा मूल्यांकन। ठीक? फिर है
यूजिंग द रिजल्ट्स एज फीडबैक, मतलब परिणामों को फीडबैक के रूप में उपयोग करना। अब आपका परिणाम आ गया, हमने आपको पूरा पढ़ा लिया, हमने पहला पेपर है पूरा आपको 10 यूनिट पढ़ा लिए, फिर हमने आपका एक टेस्ट रखा उन 10 यूनिट्स का, ठीक है, आपने टेस्ट दिया। तो अभी हमें हमारे पास सबके कह सकते हैं कि सबका इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि किसका कितना कितना स्कोर हुआ है। तो अभी हम लोगों को आपको फीडबैक देना है कि देखो आपकी इस चीज में कमी आ रही है। मान लो किसी को आईसीटी नहीं समझ आ रहा है या किसी का आईसीटी बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से देंगे अलग अलग बच्चों को, अब उनके हिसाब से फीडबैक होगा। कुछ बच्चों का आईसीटी अच्छा होगा, कुछ बच्चों का रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा होगा, कुछ का कम्युनिकेशन अच्छा होगा। इस तरीके से उनके अनुसार उनके रिजल्ट के हिसाब से हम उनको फीडबैक देंगे। ये वाला क्लियर हुआ सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अब देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या है, इवैल्यूएशन के मूल्यांकन के प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू बेसिस, होगा ये, बेसिक नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू बेसिक अप्रोच, नहीं बेसिक ही होगा, ठीक है, बुनियादी दृष्टिकोण के अनुसार। सब इसमें होगा पहला क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, जिसे हम मात्रात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अभी इसको हम ऐसे ही देख रहे हैं ऊपर ऊपर से, आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देख लीजिए कि किसके अकॉर्डिंग कौन से टाइप्स हैं। फिर है दूसरा इसमें क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, यानी गुणात्मक मूल्यांकन। ये किसके अनुसार है? बुनियादी दृष्टिकोण के अनुसार, मतलब बेसिक अप्रोचेस के अनुसार। दो है हमारे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देश के चरण के आधार पर। इसमें हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फिर है फॉर्मेटिव जिसे हम रचनात्मक कहते हैं, तीसरा है इसमें डायग्नोस्टिक या नैदानिक जिसे हम कह सकते हैं। जो फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक है वो लगभग सेम सेम सा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन कई जगह पे अगर आप देखोगे तो ये एक ही दिया होगा इसको, ठीक है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिर है समेटिव जिसे हम कहते हैं हिंदी में योगात्मक, ठीक। ये हो गए हमारे इंस्ट्रक्शन के आधार पे। फिर अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस, यानी संदर्भ की प्रकृति के आधार पर कौन से हमारे। इसमें दो है, पहला है नॉर्म रेफरेंस्ड, यानी नॉर्म संबंधित संदर्भित। फिर है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, यानी मानदंड संदर्भित। तो इसको याद रख लेना, बेसिक अप्रोचेस के आधार पर है दो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी मात्रात्मक जिसे हम कहते हैं, और गुणात्मक हो गया। फिर है निर्देश के चरण के आधार पर प्लेसमेंट हो गया, फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, डायग्नोस्टिक जिसे हम नैदानिक कहेंगे हिंदी में, और समेटिव यानी योगात्मक। फिर है संदर्भ की प्रकृति के आधार पर, ठीक। इसमें दो है, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड जिसे हम मानदंड संदर्भित हिंदी में कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा कि किस किस के आधार पर कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो पहला है इसमें अकॉर्डिंग टू बेसिक अप्रोचेस, यानी बुनियादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन से हमारे टाइप्स हैं। तो पहला है इसमें क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, जैसे हम मात्रात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है इसमें रिटन एग्जामिनेशन, यानी जिसे हम लिखित परीक्षा कहते हैं, जो कि हम सभी बचपन से देते आ रहे हैं। तो वो सब आपको इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। फिर है ओरल एग्जामिनेशन, यानी मौखिक परीक्षा। ओरल एग्जामिनेशन को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि मान लो किसी के प्रैक्टिकल्स हुए तो उसके बाद उनका वाइवा होता था, जो वाइवा वाला पार्ट है वो ओरल एग्जामिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। या कुछ जगह पे ऐसा होता है कि मान लो हमारा कह सकते हैं कि मंथली टेस्ट चल रहा है अगर, तो वो 20 नंबर का है, तो 10 में से उसके रिटर्न के मार्क्स होंगे और 10 उसका वाइवा वाला होगा, जिसे हम ओरल एग्जामिनेशन कहते हैं। कि उनको जो भी है वो उनको ओरली बताना है, मौखिक रूप से बताना है बच्चों को, ठीक। अगला है इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रैक्टिकल से आप सभी को पता होगा, जैसे अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में प्रैक्टिकल क्या होगा, जो जो जैसे बैडमिंटन का प्रैक्टिकल हो रहा है, या वॉलीबॉल का हो रहा है, फुटबॉल का हो रहा है, ऐसे ऐसे। तो इसको दूसरे तरीके से समझे तो जैसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स हो गए, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हो गए, वो सारे आ जाएंगे क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन में। इसको याद रखना, इसमें है रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल, ठीक। फिर अगला है हमारा क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन।
इसमें आता है गुणात्मक मूल्यांकन। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, यानी अवलोकन एवं साक्षात्कार, कि हमें बच्चों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसको हम कैसे भी कर सकते हैं कि इसमें कौन-कौन सी, जो कह सकते हैं कि कौन-कौन सी अच्छाइयाँ हैं या कौन सी विशेषताएँ हैं या कौन सी चीज़ें इनमें नहीं हैं, वो हमें ऑब्जर्वेशन के ज़रिए करना है, क्योंकि एक क्वालिटेटिव है, ठीक है? हमें इसमें गुणों का मूल्यांकन करना है, ठीक है? फिर इसमें हो सकता है रेटिंग स्केल, जैसे आप सभी यूज़ करते होंगे, मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसमें होता है एक रेटिंग के लिए 4 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। इसमें एक और चीज़ आती है, वो लिख लीजिएगा, चेकलिस्ट इसमें आती है। ठीक है? चेकलिस्ट क्या होती है कि हमें मान लो हमने कुछ क्वालिटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट बना दी कि बच्चे में मान लो पंक्चुअल कितना है, या जो भी सारी कह सकते हैं कि जितनी भी जो-जो हमें चाहिए बच्चे में, उसकी हमने एक लिस्ट बना दी। ठीक है? फिर हमने बच्चों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, सभी बच्चों को। तो ठीक है? तो अब जिसमें जो-जो है उसको हम टिक करते गए कि हाँ, ये इसमें है, ये भी इसमें है। ठीक है? पंक्चुअल है, सब सच बोलता है, होमवर्क अच्छे से करता है, सारे एग्ज़ाम्स वगैरह में होता है, ठीक? और जो चीज़ इसमें नहीं है उसको क्रॉस करते चलेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा चेकलिस्ट में, और चेकलिस्ट आएगा हमारा क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन में। तो इसको ऐसे समझेंगे कि इसके 2 आधार पे है हमारा। हाँ जी, तो पहला होगा क्वांटिटेटिव और दूसरा होगा क्वालिटेटिव। तो इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो आप याद रखिएगा। रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल हो गया हमारा क्वांटिटेटिव, और ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, रेटिंग स्केल्स और जो चेकलिस्ट्स होती हैं वो आ जाएगा हमारा क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन में। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस वाली स्लाइड में? मतलब क्वालिटेटिव में 3 आएंगे ना, मतलब चेकलिस्ट भी इंक्लूड करेंगे। हाँ, इसमें वो मैं लिखना भूल गई, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, चेकलिस्ट आएगा इसमें। और सभी को क्लियर है ये वाली स्लाइड? मैम चेकलिस्ट का एग्जांपल क्या बोले थे, वो शायद नहीं समझ में आया। हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। देखो, चेकलिस्ट का मतलब ये होगा कि हम ना कुछ पॉइंट्स बना देंगे, किसी चीज़ की लिस्ट बना देंगे। मान लो इस तरह से समझो इसको, कि पहला बच्चा है कि क्लास में टाइम से आता है, ये हमने एक पॉइंट लिख दिया उसमें, ठीक है? दूसरा है कि होमवर्क करके आता है, जो उसको काम देते हैं। तीसरा है कि जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे टेस्ट देता है। ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए अपने हिसाब से, ठीक है? वो तो एक प्रकार की चेकलिस्ट हो गई। फिर हमें क्या करना है, बच्चों को ऑब्जर्व करना है, सारे बच्चों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है? कि उनका इवैल्यूएशन चेकलिस्ट के ज़रिए कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चा क्लास में आ रहा है, अगर टाइम से आ रहा है तो हम उसको टिक कर देंगे उसके आगे, ठीक है? और फिर और देखेंगे कि टेस्ट में आता है कि नहीं आता है। अगर टेस्ट में वो नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को हम क्रॉस कर देंगे। तो जितनी भी हमारी पूरी ये लिस्ट बनी होगी, इसको हम लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे कि जो-जो हमने, कह सकते हैं कि जो-जो हमने मानदंड रखे थे एक हिसाब से उनको, कि ये उनका चीज़ उनमें होनी चाहिए, तो किसमें कितनी चीज़ें हैं और किसमें कितनी चीज़ें नहीं हैं, वो आ जाएगा चेकलिस्ट में। अभी हुआ क्लियर? यस मैम। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा अगला, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश के चरण के आधार पर कौन से है। तो इसमें कौन से थे? 4 नाम बताइए। प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और एक था Summative. था। हाँ, हाँ जी, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक? तो इसके लिए कीवर्ड है इसके लिए एंट्री बिहेवियर, इसको याद रखिएगा, ठीक? और हिंदी में इसके कहेंगे हम प्रवेश व्यवहार के, मतलब प्लेसमेंट मूल्यांकन के लिए जिस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है वह प्रवेश व्यवहार है। हिंदी में प्रवेश व्यवहार याद रखना, और जिसको इंग्लिश में रखना है वो एंट्री बिहेवियर याद रखना, ठीक है? इवैल्यूएशन ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स, मतलब कि जो प्रवेश व्यवहार होता है, इसका मूल्यांकन शिक्षण शुरू होने से ठीक पहले किया जाता है। जैसे अभी कोई पूछ रहे थे कि एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं वो आएगा क्या इवैल्यूएशन में? हाँ, वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल हो गया, कि अगर मान लो हमें किसी
जगह का एंट्रेंस एग्जाम देना है, मान लो किसी को मास्टर्स में एडमिशन लेनी है तो उस यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो हमें देना होगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा प्लेसमेंट इवेल्युएशन में। ठीक है, जो पहले दिया जाता है, शिक्षण से पहले जो किया जाता है। अभी शिक्षण स्टार्ट नहीं हुआ है, टीचिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हमें बच्चों का नॉलेज चेक करना है या उनको देखना है कि वो इस चीज के लिए, इस चीज के लायक हैं भी, इस कोर्स के लायक या नहीं। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा प्लेसमेंट इवेल्युएशन में। ठीक, फिर है it ascertain the knowledge and skills the student possess which are necessary at the beginning of instruction in a given subject area। मतलब कि यह छात्र के पास मौजूद ज्ञान और कौशल को सुनिश्चित करता है। ठीक, जो किसी दिए गए विषय क्षेत्र में निर्देश की शुरुआत में आवश्यक है। मतलब कि जो जो चीजें एक बच्चे में होनी चाहिए, अगर उसने कोई कोर्स करना है तो उस कोर्स को शुरू करने से पहले उसको जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो सारी हमें इसके जरिए पता चलती है, इस प्लेसमेंट टेस्ट के जरिए या प्लेसमेंट इवेल्युएशन के जरिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। फिर इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, जैसे इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, इंजीनियरिंग या कृषि प्रवेश परीक्षा। मतलब जितने भी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने यहाँ पे, वो सारे हमारे प्लेसमेंट इवेल्युएशन में आ जाएंगे। क्योंकि प्लेसमेंट से आप ऐसे समझो कि जो पहले वाला है अभी उसने पढ़ाई शुरू नहीं की है, लेकिन कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको बच्चे की नॉलेज चेक करनी है कि वो इस कोर्स के लायक है भी या नहीं भी। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? नो। 1 नंबर का जो पॉइंट मैम बता देंगे फिर से? ठीक है, ये कीवर्ड है इसके लिए, जैसे कीवर्ड्स बनाते हैं ना हम किसी किसी चीज के लिए, कि जैसे रिसर्च में मैम पढ़ा रहे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ये वाला कीवर्ड है, क्वांटिटेटिव के लिए ये वाला है। तो जो हमारा प्लेसमेंट इवेल्युएशन के इवेल्युएशन है उसके लिए एंट्री बिहेवियर एक कीवर्ड है। ये कीवर्ड दिया गया है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं, ये बस आपको याद रखना है। लेकिन ये ठीक है, हिंदी में हम इसे कहेंगे प्रवेश व्यवहार। कि अगर मान लो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि जी एंट्री बिहेवियर से रिलेटेड जो इवेल्युएशन होता है उसको क्या कहते हैं, और तो वो प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट इवेल्युएशन हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फॉर्मेटिव, यानी जिसे हम कहते हैं रचनात्मक। तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवेल्युएशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्मेटिव और सबमेटिव में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको हम इंटरनल इवेल्युएशन कहते हैं, जो फॉर्मेटिव हमारा होता है। ठीक है, मतलब इसे आंतरिक मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम बिफोर इट्स कंप्लीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि यह कार्यक्रम के समापन से पहले किया जाता है। मान लो किसी का कोई कोर्स है 1 साल का, ठीक, तो जो उस कोर्स के बीच में होगा, 1 साल के बाद नहीं, लास्ट वाला नहीं, जो बीच में होगा, बीच बीच में जो टेस्ट लिए जाएंगे, जो भी एग्जाम्स करवाए जाएंगे, वो आ जाएंगे इसमें सारे। कि अभी हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कोर्स पूरे होने से पहले जो हम बीच बीच में थोड़े थोड़े टेस्ट लेते हैं या एग्जाम्स करवाते हैं, वो आ जाएगा हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में, यानी रचनात्मक इवेल्युएशन में। ठीक है, it is conducted more than once depending upon the length of the activity। मतलब गतिविधि की अवधि के आधार पर इसे एक से अधिक बार आयोजित किया जा सकता है। एक्टिविटी से आप समझ लो यहाँ पे कि हमारा जो सिलेबस है उसके आधार पे, अगर मान लो किसी का कोर्स 1 महीने का ही है, 1 महीने का कोई कुछ कर रहा है सर्टिफिकेट के लिए, तो उसके आधार पर हम मान लो 1 महीने में कितनी ही बार उसका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करेंगे। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, या हर हफ्ते में एक एक बार करेंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लो किसी का 1 साल का है तो उसमें उसकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर 1 साल का एक पूरा ही कोर्स है किसी का तो हम उसको 1 महीने बाद कोई टेस्ट करवा सकते हैं, फिर 4 4 महीने के बाद करवा सकते हैं, या 3 3 महीने के बाद, मतलब जैसे भी करवाना है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि हमें कितनी बार फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करना है, कि उसकी अवधि कितनी है, कि कितने टाइम का वो कोर्स चल रहा है। कम टाइम का है तो उसमें कम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होगा, और अगर ज्यादा टाइम का है तो उसमें बहुत ज्यादा बार इवेल्युएशन होगा फॉर्मेटिव वाला। ठीक, फिर है इट आइडेंटिफाइज एनी लर्निंग एरर दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। मतलब यह किसी भी सीखने की त्रुटि की पहचान करता है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है।
अब अगर हम उदाहरण ले ले कि जैसे सर ने कुंदन सर ने हठ प्रदीपिका के पहले चैप्टर का टेस्ट लिया था, तो वो एग्जाम्पल हो गया फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का, कि वहां से आपको पता चला कि आपकी गलती कहाँ पर आ रही है, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। ये पहले वाले में ही होगा कि ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे फाइनल एग्जाम में कहीं गलती आ गई तो उसको तो क्या ही ठीक करेंगे हम, फिर तो हमें उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा या डिग्री मिल जाएगी, जो भी होगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन का मतलब हो गया बीच में करेंगे, लेकिन उससे अपनी गलतियों का पता करेंगे और उसमें सुधार करेंगे कि यहाँ यहाँ पे हमारी कमी रह रही है और हमें इसमें आगे सुधार करना है। ठीक है, फिर है फॉर अ टीचर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शंस एंड रेमेडीज मोर इफेक्टिव। मतलब शिक्षक के लिए क्या रोल है इसका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का, वो बता रहे हैं कि शिक्षक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन निर्देशों और उपायों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जानकारी प्रदान करता है। अब अगर हमने आपका टेस्ट ले लिया, ठीक है, तो हमें इससे पता चलेगा कि हमें अगर अपने पढ़ाने के तरीके में कोई चेंजेस करने हैं तो वो हम इससे करेंगे कि बच्चों को इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। या अगर कह सकते हैं कि किसी को मान लो किसी बच्चे की किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कमी है तो उस हिसाब से उनको करवाएंगे, उस चीज़ को उसको दोबारा बताएंगे, या कैसे भी वो उनका अपने अकॉर्डिंग होगा, टीचर के अकॉर्डिंग। लेकिन टीचर के लिए ये है कि बच्चों को उन्होंने किस प्रकार से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से उनको पता चलेगा कि बच्चों को हमें अपना तरीका बदलना है या किस क्षेत्र में उनको ज्यादा समझाने की जरूरत है या कौन सा उनको समझ आ गया है। ये हो गया टीचर के लिए इसका क्या महत्व है। ठीक, एग्जाम्पल्स हो गए इसके, मंथली टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गई, मासिक परीक्षण या फिर कक्षा परीक्षण इसके उदाहरण आ जाएंगे। क्योंकि ये सब बीच में होते हैं, जो भी हमारा मंथली टेस्ट होता है या जो हम क्लास के बीच में टेस्ट ले लेते हैं, कभी मान लो एक हफ्ता हमने पढ़ाया फिर अगले हफ्ते मंडे को जी आपका टेस्ट है, वो आ जाएगा हमारा सारा रचनात्मक इवेल्युएशन में। ये वाला क्लियर है सभी को फॉर्मेटिव? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। अभी देखते हैं अगला, डायग्नोस्टिक, यानी जिसे हम कहते हैं नैदानिक। ठीक, ये लगभग सिमिलर से ही है फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, है ना, क्योंकि कुछ जगह पे इनको एक ही माना जाता है, एक में इसको पूरा डिफाइन कर लिया जाता है। मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है। ठीक, क्या है, diagnostic evaluation is more concerned with identifying the learning difficulties or weaknesses of learners during instruction। मतलब के नैदानिक जो मूल्यांकन होता है वह निर्देश के दौरान शिक्षार्थियों की सीखने की कठिनाइयों या कमजोरियों की पहचान करने से संबंधित है। कि हमें मान लो पता करना है कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सभी का आपका अलग अलग टेस्ट रख देंगे, फिर उससे हमें पता चलेगा कि बच्चे को इस टॉपिक में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हमें लगेगा पता कि उनको इस चीज में कठिनाई हो रही है सीखने में, तो हमें उनकी कमजोरियों का और कठिनाइयों का पता चलेगा लर्नर्स की। ठीक, दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर टेकन टू फाइंड आउट द एरियाज टू बी इम्प्रूव्ड एंड टू बी वर्कड अपॉन द रेमेडियल मेजर्स सजेस्टेड। मतलब कि यह एक निवारक उपाय है जो सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाने और सुझाए गए उपचारात्मक उपायों पर काम करने के लिए किया जाता है। कि अगर मान लो आपको प्रॉब्लम आ रही है टीचिंग एप्टीट्यूड में ही, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो हमने आपका एक टेस्ट रख लिया, तो इससे हमें पता चल गया कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के, मान लीजिए आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, मान लो बच्चों के लेवल्स ऑफ टीचिंग वाले क्वेश्चन सभी के गलत हुए, वो किसी के सही नहीं हुए, तो हमें उस क्षेत्र का पता चल गया कि आपको इस वाले यूनिट में इस टॉपिक से प्रॉब्लम है। ठीक, फिर हम उस चीज के लिए जो हम उपाय करेंगे, उस चीज के लिए हो सकता है हम आपको उसको दोबारा उसकी क्लास रखें, दोबारा अलग तरीके से उसको समझाए, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं कि पहले तो बच्चों का ये क्षेत्र हमें पता करना है कि उनकी कमी कहाँ है, उनमें उनको प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है, फिर उस चीज के लिए हम काम करते हैं, टीचर्स काम करते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, फिर है दिस टेस्ट फाइंड्स आउट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। मतलब यह परीक्षण किसी भी समस्या के मूल कारण का पता लगाता है। जो हमारा नैदानिक मूल्यांकन है, इसे हमें जो एक
कोई समस्या है तो उसका जो कारण होता है, मूल कारण होता है, उसका पता चलता है हमें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बच्चों को। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए इसके, जैसे क्विजेज हो गए, डिबेट्स हमने करवा लिए, या प्रश्नोत्तरी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, या वाद विवाद, कि हमने मान लो क्लास में अभी क्वेश्चन पूछ लिए बीच में, तो ये भी एक टाइप का डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हो गया, कि मुझे पता चलेगा इससे कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या कौन सा आपका सही है। ज्यादातर ये इस चीज के लिए होता है कि किस में प्रॉब्लम है, जो सही है वो तो सही है, वो तो समझ आ गया, लेकिन जिसमें प्रॉब्लम है हमें उस चीज को कैसे सुधारना है, या किस चीज मतलब कैसे उस चीज को उनको दोबारा समझाना है ताकि उनको समझ आ जाए, ये उस चीज के लिए होता है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ये वाला क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट इसमें? आवाज आ रही है मेरी? यस 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 मैम। हाँ जी, जागते रहिए, सो तो नहीं गए? नो मैम। ये वाला ठीक है, ये वाला समझ आ गया ना सभी को? जी मैम। यस मैम। ठीक है, अभी सबमिटिव तक हम देख लेते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, फिर बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, ये लास्ट है। सबमिटिव जिसे हम कहते हैं योगात्मक, ठीक, ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल इवेल्युएशन। जो हमारा फॉर्मेटिव था उसका दूसरा नाम क्या पढ़ा था हमने? इंटरनल इवेल्युएशन। इंटरनल। हाँ जी, तो इसमें बिल्कुल इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिससे हमारे दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, जो समझ नहीं आता है। तो समेटिव को याद रखना, जैसे इसमें सम है, SUM, तो सम क्या होता है? किसी चीज का जोड़ होता है। ठीक है, तो समेटिव से ऐसे याद रख लेना, सम से कि जो लास्ट में होगा हमारा, सबसे लास्ट में जोड़ निकलेगा, जो हमने पूरे साल में जितना भी पढ़ा है उसका जो जोड़ होगा, इससे याद रखिएगा। लेकिन जो फॉर्मेटिव होगा वो बीच में होगा, फिर इसका उल्टा होता है वो। ठीक, तो इसे क्या कह सकते हैं हिंदी में, कि इसको बाह्य मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है, जो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ठीक, फिर देखते हैं, इट इज डन एट द एंड और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, मतलब यह पाठ्यक्रम के अंत या समापन पर किया जाता है। जब हमारा पाठ्यक्रम समाप्त हो गया है, हमारा कोर्स पूरा हो गया है, उसके बाद जो हम लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं वो हमारा समेटिव होता है। लेकिन जो इसका अपोजिट था हमारा फॉर्मेटिव, वो बीच में होता था, कि बीच में कैसे, जैसे हमने 6 महीने के बाद आपके कोई टेस्ट रख लिए, वो आ जाता था फॉर्मेटिव में। समेटिव में होगा जब पाठ्यक्रम खत्म हो गया, 1 साल हमारा पूरा हो गया, या जितने महीने का कोर्स है वो कंप्लीट हो गया पूरा, तो जो लास्ट में हमारे जो फाइनल एग्जाम्स होंगे वो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होगा। ठीक, फिर है, इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव बीन अचीव्ड एंड इज यूज्ड फॉर असाइनिंग कोर्स ग्रेड्स, मतलब यह निर्धारित करता है कि निर्देशों के उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है, पहला तो, और इसका उपयोग पाठ्यक्रम ग्रेड निर्देशित करने के लिए किया जाता है। देखो, इसको उसके साथ अगर हम कंपेयर करें फॉर्मेटिव के साथ, तो उसमें क्या था, हमें पता चलता था, पहला तो सेम ही पॉइंट है कि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, वो उद्देश्य है, उनको हमने कितना प्राप्त किया है, वो पूरे हुए भी है या नहीं, दोनों में ये कॉमन है। ठीक, लेकिन इसका और उसका डिफरेंस ये है कि उसमें हमें आगे के लिए जो उनकी कमियां होती थी बच्चों की, कि जहाँ पे उनको कमी आ रही है उस चीज पर हमें काम करना होता था। लेकिन इस पे अब तो फाइनल एग्जाम्स हो गए, अब हमें क्या ही काम करना पड़ेगा, तो इसमें हमें उसके ग्रेड्स मिल जाते हैं, लेकिन कि हमें पाठ्य ग्रेड मिल जाते हैं। मान लो किसका A+ आया, किसी का B आया, B+ आया किसी का, उसमें दोनों ही चीजों में एक चीज कॉमन है फॉर्मेटिव और समेटिव में, कि दोनों का काम है पहले कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमने उद्देश्य स्थापित किए थे लर्निंग के, वो पूरे हुए कि नहीं। ठीक, पहला ये हो गया कॉमन। अलग बात दोनों में ये है कि फॉर्मेटिव से हमें पता चलेगा कि हमें इन पॉइंट्स पे बच्चों के काम करना है, इसमें वो कमजोर है तो उस पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद अगर हमने फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किया तो अभी टाइम है ना फाइनल एग्जाम्स में, तो हम 6 महीने के बाद उस चीज पे काम कर सकते हैं जहाँ पे कमी लग रही है बच्चों की। लेकिन जो हमारा समेटिव है उसका तो हो गया पूरा, अब उससे पता भी चल गया इतना बच्चों को आया इतना नहीं, लेकिन उस पे फिर अलग से कोई काम नहीं होगा, फिर हम बच्चों को सर्टिफिकेट दे देंगे, डिग्री दे देंगे, देखो तुम्हारे इतने % मार्क्स बने हैं, या आपका ये वाला ग्रेड आपको मिला है। ठीक है, फिर है, समेटिव इवैल्यूएशन जनरली इंक्लूड्स ओरल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, टर्म पेपर्स एंड टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, मतलब जो इसमें आता क्या क्या, ये एग्जांपल्स है इसके, आमतौर पर मौखिक रिपोर्ट, प्रोजेक्ट,
टर्म पेपर और शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण शामिल होता है। मतलब इसमें कह सकते हैं जितने भी ओरली जो हम एग्जाम्स लेते हैं वो सारे भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसके हमें कुछ मार्क्स मिलते हैं जो हम वाइवा देते हैं, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं हम फाइनल एग्जाम्स के टाइम बच्चों को कि आपको ये प्रोजेक्ट करके लेके आना है। जो हमारे एग्जाम्स हो गए उनके सारे जितने भी पेपर्स होते हैं जो रिटर्न फॉर्म में होते हैं वो आ जाएंगे। टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, मतलब जितने भी शिक्षक द्वारा बनाए गए उनको एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स होते हैं या जो भी उनका इवैल्यूएशन सिस्टम होता है वो सारा इसमें आ जाता है। कोई कुछ कह रहे हैं? आप लोग ध्यान रखिए ना। हाँ जी, तो इसमें किसी को कोई डाउट है समेटिव इवैल्यूएशन में? तो मैम बता लास्ट पॉइंट दीजिए। समझाइए। अच्छा, लास्ट पॉइंट ना एग्जाम्पल है इसका कि हम बच्चों का जैसे पहला था ना कि कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव कैसे होता है, तो उसका एग्जाम्पल आ गया था मंथली टेस्ट हो गए या जो भी हमारे 6 महीने बाद हो गया 4 महीने बाद हो गए वो था। तो इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि ओरली कोई हमने टेस्ट ले लिया, प्रोजेक्ट दे दिए बच्चों को, या पेपर्स हो गए उनके, या कुछ भी जो टीचर्स के द्वारा बनाए गए कुछ टेस्ट हो गए, वो सारे इसमें आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फॉर समेटिव इवेल्युएशन के सारे। क्लियर हुआ अभी? मैम लेकिन लास्ट में ना, लेकिन ये क्लियर नहीं है ना कि मतलब कब, लेकिन लास्ट में ही समझेंगे अगर समेटिव है तो। कैसे, मतलब क्या नहीं हुआ क्लियर? जैसे कि मैम फॉर्मेटिव आपने बताया कि वो टेस्ट मंथली या वीकली ऐसा कुछ हो सकता है ना, तो इसमें हाँ जी। इसमें बोल रहे हैं कि ओरल रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स टर्म पेपर्स है ना, तो इसमें टाइम तो ऐसा कुछ दिया नहीं ना, तो ये लास्ट में ही समझेंगे ना कि ये तभी मतलब किया हुआ है। हाँ जी, ये लास्ट में ही होगा समेटिव, लेकिन ये तरीके बता रहे हैं कि अगर आपको मान लो प्रोजेक्ट के जरिए उनका समेटिव इवैल्यूएशन करना है या उनका ओरली उनका समेटिव इवैल्यूएशन करना है, जो लास्ट में होगा, ये लास्ट के रूप में ही समझो आप कि लास्ट में होगा जो। मतलब ओरल भी कर सकते, प्रोजेक्ट के फॉर्म में भी कर सकते, ऐसे कैसे भी कर सकते। हाँ जी, होता है ना, मान लो जैसे हमारा फाइनल प्रैक्टिकल है, मान लो हमारा फिजिक्स का वाइवा प्रैक्टिकल चल रहा है, ओके हाँ, तो उसका जो वाइवा होगा वो ओरल में आ जाएगा, ओरल फॉर्म होगी वो उसकी। ठीक है। ओके। हाँ जी, तो अभी देखते हैं, इसका मैंने एक टेबल सा बना लिया है, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि एरिया ऑफ फंक्शन क्या हो गए और उसके इवैल्यूएशन के और उनके जो कार्य है। तो बिफोर इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश से पहले दिया जाता है वो कौन सा होता है? ठीक, वो होता है हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, किसके लिए दिया जाता है, किसका कार्य क्या होता है प्लेसमेंट का? पहले तो हमने दिया, लेकिन कोई रीजन होगा ना उसका कि क्यों हमने पहले उसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किया उसका। ठीक है, टू नो एंट्री बिहेवियर, यानी प्रवेश व्यवहार जानने के लिए कि हमें उसका प्रीवियस नॉलेज चेक करना है कि जिस कोर्स में वो एडमिशन लेना चाह रहा है उसके लिए वो, मतलब उसको इतनी नॉलेज है कि वो उसको आगे कंटिन्यू कर पाए या नहीं, इसलिए होता है हमारा जो होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। फिर अगला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब शिक्षण सीखने की प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कि हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमने लिया, फिर हमें पता चला कि जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, बच्चों को इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको इस चीज़ पे काम करना है। ठीक है। फिर अगला है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जो फॉर्मेटिव होता है वो भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ही आएगा, मतलब वो निर्देश के दौरान ही दिया जाता है। अगर हमारी पढ़ाई चल रही है तो वो पढ़ाई के बीच में दिया जाएगा। ठीक, इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किस लिए दिया जाता है? टू सॉल्व लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब सीखने की कठिनाइयों को हल करने के लिए, कि बच्चों को जिस चीज़ में कठिनाइयाँ आ रही है उस चीज़ का हम एक सॉल्यूशन निकालें, कि बच्चों को पहले वाले तरीके से मान लो अच्छे से नहीं समझ आएगा, कोई नया तरीका निकाले, लेकिन उनको समझ आना चाहिए जिस चीज़ में उनकी कमी रह रही है, जिस चीज़ में उनकी कमजोरी है, हमें उस कमजोरी को दूर करना है और उनको कह सकते हैं कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करना है, जो हमारे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। फिर होता है आफ्टर इंस्ट्रक्शंस हमारा समेटिव इवैल्यूएशन, किसके लिए होता है? टू सर्टिफाई द लर्नर, यानी शिक्षार्थी को प्रमाणित करने के लिए कि हमें मिलता है ना कि जैसे हमने मान लो
मास्टर्स कर ली तो हमें उसकी डिग्री मिलेगी लास्ट में, तो वो आ जाएगा हमारा समेटिव में। निर्देश से पहले होगा प्लेसमेंट, ड्यूरिंग के दौरान मतलब निर्देश के दौरान 2 होगा फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक, और जब हमारा निर्देश समाप्त हो जाएगा तो सबसे लास्ट में होगा हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। अब बताइए इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को ये वाली स्लाइड? जी मैम। यस मैम। हाँ जी, ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो ना इसकी खिचड़ी बन जाएगी फिर दिमाग में। मैम ये निर्देश से पहले में मैम प्लेसमेंट और फॉर्मेटिव दोनों ही है ना? कैसे? मैम ये निर्देश से पहले में आपने बताया ना मैम, उसमें प्लेसमेंट भी है और मैम ये फॉर्मेटिव भी। हाँ, नहीं, निर्देश से पहले प्लेसमेंट ही है, फॉर्मेटिव पहले नहीं है। फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक दोनों निर्देश के बीच में आता है। ठीक है मैम। हाँ जी, अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हैंड रेज कीजिएगा सारे, ठीक है? बताइए आज हमने क्या पढ़ा। सुनीता जी ने पहले ही हैंड रेज कर लिया। सुनीता जी बता दीजिए हमने क्या पढ़ा। मैम मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं और हम्म, उसमें जो उनके लक्षण पढ़े हैं। हाँ जी, ठीक है, चलिए सुनीता जी आप ही बता दीजिए मूल्यांकन होता क्या है, थोड़ा सा एक बता दीजिए, ओवरव्यू सा दे दीजिए, होता क्या है, किस लिए करते हैं हम लोग? मैम मूल्यांकन मतलब होता है कि जैसे आप टीचर हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमको क्या क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जैसे एग्जाम होता है तो उसमें हमारा देने का, जैसे एग्जाम देने में कि कैसा अच्छा से बना पाए कि नहीं बना पाए, तो उससे परीक्षा से पता चलता है कि हमको कितना ग्रेड मिला नहीं मिला। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। अभी बताओ कि हाँ, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे इवेल्युएशन के? किरण यादव जी आप बताइए। इवैल्यूएशन से मैम ये पता चलता है कि जो लर्नर है उसके क्या वीकनेसेस हैं और उसे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं पढ़ने में, और उससे बच्चों की अचीवमेंट्स को टेस्ट करते हैं, और इससे हम्म, जॉब्स के लिए सिलेक्शन के लिए, और हाँ जी, टीचर कितना प्रभावशाली है ये पता चलता है, सही से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है टीचर। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। अभी बताओ कि जो हमारा एक इफेक्टिव इवेल्युएशन होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मतलब क्या लक्षण होंगे उसके, जो हमारा एक प्रभावी मूल्यांकन होगा। पवन विद्यार्थी जी बताइए। जी मैम, इसमें क्या होता है करेक्टर्स में, हम लोग का हर एक एंगल से इसमें विकास होता है, इसमें सर्वांगीण विकास होता है इसमें। और हमारा जो इसमें प्रोसेस जो होता है पढ़ने का होता है, सीखने का लगातार जारी रहता है मैम इसमें। और इसमें जो भी पढ़ाई करते हैं एक व्यवस्थित रूप में से हम करते हैं। और लास्ट में हम इसमें फीडबैक भी देते हैं। हाँ जी, एक एक और पॉइंट था कि हम इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर अब बताइए कि एलिमेंट्स क्या होंगे इवैल्यूएशन सिस्टम के। हैंनरीज 4 लोगों का ही है, ठीक है। रेनू यादव जी आप बताइए एलिमेंट्स। जी मैम। मैम इसमें दर्शक होते हैं और मैम उनका उद्देश्य होता है क्वेश्चन और स्कोप और मैम रिसोर्सेज। ठीक है, आप जो क्वेश्चन कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब किस हिसाब से क्वेश्चंस होते लेते हैं हम इवैल्यूएशन में? संतोषी जी आप बताइए। मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। मतलब अगर हमें मतलब इवैल्यूएशन करना है बच्चों का, तो उसके लिए अगर हम क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं तो उसको किस बेस पे लेते हैं, हम क्या सोच के लेते हैं? बच्चों को कितना समझ आया जो हम पढ़ाए हैं उसको पता करने के लिए। हाँ, वो तो होता है, साथ में पता क्या होता है कि क्वेश्चन वैसे ही होने चाहिए जैसा हमारा सब्जेक्ट चला रहा है। मान लो अगर कोई 10th के हिसाब से, तो उनको 10th के हिसाब से ही उनको क्वेश्चंस मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनको कॉलेज लेवल के क्वेश्चंस दे दिए आपने, ठीक है, वो आ जी जाएगा मैम। इसमें। यस हाँ मैम। जी, प्रियंका पांडे जी प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम बताइए।
यस मैम, इसमें पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है इवैल्यूएशन के लिए। कोई भी जो भी हमने सिलेबस बनाया है उसको इवैल्यूएट करने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जो भी टॉपिक है उसको सिलेक्ट करते हैं, जो भी है ना हमने जो पढ़ाया है। फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं, सुटेबल एक्टिविटीज करवाते हैं उनमें से कि इनमें से कौन-कौन सी एक्टिविटी करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। उसके मतलब आधार पर स्टूडेंट के कि उसने किस तरह से किया है, उसको और एनहांस करने के लिए। और फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका फीडबैक देंगे कि आपको इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में आपको और भी अच्छे से पढ़ाई करना है, नहीं करना है, इस तरह से और इस तरह से। हाँ जी, ठीक है। प्रीति मालवीय जी, आप बताइए बेसिक अप्रोचेस के आधार पर कौन से टाइप्स होते हैं इवैल्यूएशन के? प्रीति मालवीय जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? संध्या जी, आप बता दीजिए। जी मैम, बेसिक अप्रोच के आधार पर होगा, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होगा और क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन होगा। क्वांटिटेटिव में ओरल होगा, रिटन होगा और प्रैक्टिकल होगा। रिटन में हाँ जी। जैसे एमसीक्यू ऐसे टाइप, और क्वालिटेटिव में होगा ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज, और एक चेकलिस्ट आपने बताया जिसमें कि सब एक लिस्ट बना लेंगे और बच्चों को ऑब्जर्व करके बाद उसको टिक करेंगे तो कि क्या-क्या है, और उसके आधार पर इवैल्यूएशन होगा, कौन बच्चा कैसा है इस टाइप। और एक रेटिंग स्केल बोला था जो हम लोग स्विगी और ओला पे जो देते हैं ना, उस टाइप का स्टार देके। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। काजल जी, आप बताइए फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के आधार पर हमारे कितने टाइप्स होते हैं? बस नाम बता दीजिए। मैम 4 टाइप्स होते हैं: प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। हाँ जी, वेरी गुड। राधिका जी, आप बताइए रेफरेंस के आधार पर। रेफरेंस के आधार पर मैम फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक और समेटिव। रेफरेंस के आधार पे ना जी? पक्का? हाँ जी। कौन करेक्ट करेगा इनको? सुनीता जी, आप बताइए। मैम इसमें ये होता है, प्लेसमेंट था, रचनात्मक था और प्रैक्टिकल था और एक नैदानिक। जो आप बता रहे हो वो फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश के चरण के आधार पे है। मैंने पूछा है संदर्भ की प्रकृति के आधार पर, इसमें 2 थे, नॉर्म रेफरेंस्ड सॉरी और मैम, क्राइटेरियन क्वेश्चन अच्छे से रेफरेंस्ड, नहीं ठीक सुन है? पाई थी। जी मैम। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी बताएंगे, सात्विक जी बताइए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? हेलो। सात्विक जी? हेलो हाँ जी, बोलिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? मैम, प्लेसमेंट सॉरी, क्या बोले मैम? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। हाँ जी। मैम, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मतलब ये एक चेक करना हो सकता है जिसमें स्टूडेंट के जो जो नॉलेज आप उनको क्या बोलना चाहिए, दिया जा रहा है उसको आप क्या एक्शन में उसको समझ में आया है नहीं आया है, ये है शायद प्लेसमेंट इवॉल्वमेंट। अच्छा, श्योर नहीं हो आप? जी चलिए कोई बात नहीं। पवन विद्यार्थी जी, आप बता दीजिए क्या होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन? इसमें माँ इसमें पढ़े थे हम लोग कि प्रवेश में जो व्यवहार इस प्रकार दिया जाता है, प्लेसमेंट में मुझे जैसे आप- कि जब से एग्जाम में जाते हैं, कहीं भी हम एडमिशन लेने जाते हैं तो मैम उससे पहले हम
चेक किया जाता है कि आपका क्या लेवल है, मतलब उस पे इस तरह एडमिशन लिया जाता है मैम। हाँ जी, सात्विक जी, जो प्लेसमेंट होता है वो पहले दिया जाता है। जैसे हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं ना, मतलब प्लेसमेंट के लिए जो पहले दिया जाएगा, ठीक है? वो आ जाएगा हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में, ठीक है? अभी बताइए रेनू यादव जी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम। यस मैम। रिस्पॉन्स मैम। कीजिए। ठीक है। किरण यादव जी, आप बताइए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मैम चैट बॉक्स फॉर्मेटिव में भी मैम जब दिया है। फॉर्मेटिव मैम तब होता है जब शुरू के अंदर कोर्स जब डिजाइन करते हैं तो उसमें शुरू में जो असेसमेंट इवेलुएशन करते हैं वो होता है, और ये इंटरनल इवेलुएशन होता है। ये बहुत बार होता है, मतलब उस कोर्स की कितनी ड्यूरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इससे हाँ, जो भी कमियां होती हैं, मतलब अगर हम शुरू में इवेलुएट कर लेते हैं तो हमें क्या क्या और आगे सही सुधार करने की जरूरत है ये पता चल जाता है। हाँ जी, वेरी गुड। प्रीति मालवीय जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बताइए आप। डायग्नोस्टिक इनोवेशन में मैम उसमें जो लर्नर है उसको उसकी जो कठिनाइयां कमजोरियों को पहचानने के संबंधित में होता है ये, और एक तरह का ये सुधार किए जाने वाला एक प्रोग्राम होता है जिसमें सुझाव के साथ उसको बहुत सी चीजें सिखाई जाती है, मतलब उपायों के द्वारा उसको कम मतलब जो उसमें गलती है उसको कम किया जा सकता है। जो उसका मतलब मेन कॉज है उसको ढूंढ के हम उसको ठीक कर सके। ये डायग्नोस्टिक उसमें है। मतलब जैसे रिपीट करवा लिया जाए या क्वेश्चन आंसर सीरीज कर दिया जाए, इस टाइप से। हाँ जी, वेरी गुड। संतोषी वर्मा जी, आप समेटिव बता दीजिए। मैम जो क्लास पूरा होने सब्जेक्ट पूरा होने के बाद जो लास्ट में एग्जाम लेते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। इसको एक्सटर्नल इवोल्यूशन भी कहते हैं। हाँ जी, इसमें वेरी ओरल गुड। रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट पेपर, ये सब आ जाएंगे, फाइनल एग्जाम। हाँ जी, ठीक है। तो अभी मतलब जो आज करवाया उतना क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी चीज़ में? मैम कुछ कुछ चीजें ठीक है जी। मिसिंग हो गई हैं, लिख नहीं पाए हैं, तो आप भी शेयर कर दीजिए मैम। पीडीएफ में इसकी कल शेयर करूँगी। इसमें थोड़ा बहुत रहता है ना, ये कल कंप्लीट होगा तो मैं इसको कल शेयर कर दूँगी, ठीक है? मैम ठीक एक है। एग्जांपल इस थोड़ा बता देंगे, जैसे कि समेटिव में और फॉर्मेटिव में जो बता रहे थे रचनात्मक और योगात्मक में, तो बाह्य और आंतरिक का एग्जांपल क्या होगा, थोड़ा आइडिया पता नहीं चल पा रहा सर। हाँ जी, देखो, जो हमारा समेटिव होगा वो तो हो गया हमारा फाइनल एग्ज़ाम। जो हमारा हम फाइनल एग्ज़ाम हो गए, मान लो हम एमएससी कर रहे हैं, तो एमएससी का जो हमारा लास्ट में एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर खत्म होने के बाद वो आ जाएगा समेटिव में। लेकिन जब हम एमएससी के दौरान है, अगर बीच में जो हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, जैसे 2 महीने बाद कोई एग्ज़ाम हो गया, वो आ जाएगा हमारा फॉर्मेटिव में, ठीक है? हाँ जी। पवन जी, आप ही क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। जी मैम। सभी लोग धनात्मक आसन में बैठे रहेंगे, देन ओम का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतञ्जलिमप्राण जलिरान तवस्मि पतञ्जलिमप्राण जलिरान तवस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने हाथों में गर्माहट को महसूस करते हुए पुनः आंख सब खोलेंगे। सभी को प्रणाम।
जी, थैंक यू सो मच पवन जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। MDY से जो है रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। शायद वो है नहीं, आप लोग लीव कर लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी फिर। थैंक यू सो मच।